तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका फिज़िक्स का अगला चैप्टर जो सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम में आने वाला है आपका, जिसका फर्स्ट पार्ट आपके सेमेस्टर 1 में भी आ चुका है। तो साउंड का आज हम लोग वो पोर्शन देखने वाले हैं जो सेमेस्टर 2 में आपके आने वाला है, और उसका भी रिड्यूस्ड पोर्शन, ठीक है। जो पोर्शन उसका हटा दिया गया है उसको हम नहीं देखेंगे। तो सेलिना में जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, जैसे कि हमने अभी पिछले 2 चैप्टर रेडियो एक्टिविटी और कैलोरीमेट्री को रिवाइज किया था। तो उसी तरह से हम लोग इसको भी क्वेश्चंस के थ्रू जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर इतने क्वेश्चंस आपने देख लिए तो फिर इन क्वेश्चंस के बाहर कोई नया क्वेश्चन आपको मिलना बिल्कुल नियर इम्पॉसिबल है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, आपका साउंड चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। What do you understand by the natural vibrations of a body? Give one example। ठीक है, नेचुरल वाइब्रेशंस क्या है? ठीक है, नेचुरल वाइब्रेशंस यानी जहाँ पे बॉडी को मजबूर न किया जा रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो वाइब्रेशन करती है उसको नेचुरल वाइब्रेशंस कहते हैं। और आप उसके एग्जाम्पल में पियानो की जो कीज़ होती हैं उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is meant by the natural frequency of vibration of a body? Name one factor on which it depends। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करती है? बहुत आसान है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो कब होगी? जब बॉडी नेचुरल वाइब्रेशंस कर रही होगी, यानी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। तो वो फ्रीक्वेंसी यानी नेचुरल वाइब्रेशंस जो होते हैं, फ्री वाइब्रेशंस जिस फ्रीक्वेंसी पे हो रहे होते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करती है? ये बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, अलग अलग शेप की बॉडी के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग नेचुरल वाइब्रेशंस। वेयर कैन अ बॉडी एग्जीक्यूट नेचुरल वाइब्रेशंस? देखिए, एक ग्राफ ड्रॉ करना है, देख लेते हैं ग्राफ कैसा आएगा। देखिए, आपको सबसे पहले पता है कि नेचुरल वाइब्रेशंस बॉडी कब कर सकती है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पे अप्लाई ना हो रहा हो। तो ये तो सेकंड का आंसर तो आपके लिए बड़ा आसान था, आप आसानी से लिख दिया आपने। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फ्री वाइब्रेशन का आपको दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए फिगर में, ये देखिए। तो ये आप इस तरह से बनाएंगे। इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि एम्पलीट्यूड जो होंगे वो बिल्कुल सेम बनाने हैं आपको। हर एक वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम करके भी देख लेते हैं, ये देखिए। और आपको पता है कि 2 ट्रफ और 2 क्रस्ट के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ के बीच में आपको टाइम पीरियड मिलता है, ना कि वेवलेंथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ जो होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस मीन पोजीशन वाला ग्राफ जो होता है, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस आप इक्विलिब्रियम ग्राफ भी उसको बोल सकते हैं, उसमें 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा यानी वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम डिस्टेंस को भी देख रहे होते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा है, नहीं, दैट इज टाइम पीरियड, वो लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको 2 क्रेस्ट के बीच का टाइम पीरियड दिया हो, 2 क्रेस्ट के बीच टाइम पीरियड गिवन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट वन कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट द नेचुरल वाइब्रेशन। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहली कंडीशन की द प्रेजेंस ऑफ मीडियम अराउंड द बॉडी ऑफर्स सम रेजिस्टेंस, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे, ड्यू टू विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी कॉन्टिन्यूअसली चेंज होते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, और वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं। जबकि फ्री वाइब्रेशन की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होंगे, एक ही तरह के एम्पलीट्यूड बन रहे होंगे। तो इस वजह से जो नेचुरल वाइब्रेशन है बॉडी की, वो सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक्सटर्नल हिंड्रेंस मिलेगा जो कि वो वहाँ पे आके डिस्टर्ब करेगा तो एनर्जी कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होती रहेगी। उसकी वजह से आपके जो एम्पलीट्यूड हैं वो छोटे बड़े बनेंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? नेम वन फैक्टर ऑन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड ड्यू टू वाइब्रेशन इन एयर कॉलम डिपेंड्स। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? खासकर जो एयर कॉलम की वजह से, एयर कॉलम और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जब एयर कॉलम जो मतलब एयर जो आपके सराउंडिंग में है वो कैसे इफेक्ट करती है? तो ये एयर कॉलम को अफेक्ट करती है। ठीक है, एयर कॉलम पे डिपेंड करती है। कैसे कर रही है एयर कॉलम पे डिपेंड? उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एयर कॉलम की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि आपकी बाल्टी है, ऐसे समझिए। तो बाल्टी में आपने देखा होगा कि जब पानी भर रहा होता है तो पानी भरते टाइम क्या होता है,
है कि आप सिर्फ साउंड को सुनकर ही आइडिया लगा लेते हैं कि बाल्टी अब भरने वाली है, पानी भरने वाला है उसमें। तो ये कैसे लगा लेते हैं? क्योंकि बाल्टी के अंदर जो एयर कॉलम है वो पानी गिरने के साथ साथ वो कम होता चला जा रहा है। भाई एयर की जगह पानी ने ले ली है, तो जैसे जैसे बाल्टी भर रही होती है एयर कॉलम छोटा हो रहा होता है। तो एयर कॉलम जब कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आप उसके साउंड को इसी वजह से पहचान लेते हैं बगैर देखे हुए ही। क्यों? क्योंकि वो एयर कॉलम कम होने के साथ फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी की चेंज होने की वजह से हम उस साउंड को सुन के ही पता लगा लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन कैसा है कि अगर एयर कॉलम कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नोट प्रोड्यूस्ड बाय एन एयर कॉलम। बहुत आसान है, अभी हमने देखा भी कि आप लेंथ को डिक्रीज कर दीजिए एयर कॉलम की, तो जो नोट प्रोड्यूस हो रहे हैं एयर कॉलम में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है, यानी हाई पिच होंगे वो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर, स्टेट 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पे सॉलिड स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो दो तरीके कौन कौन से? सबसे पहला, आप टेंशन बढ़ा दीजिए स्ट्रिंग में, ठीक है। इस टेंशन बढ़ा के भी आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, लेंथ को डिक्रीज कर दीजिए, क्योंकि लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। लेंथ को डिक्रीज कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देंगे। टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड गिवन बाय ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। टेंशन, अभी पीछे हमने देखा कि लेंथ की आपकी इनवर्सली रिलेटेड होती है और टेंशन के रूट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल T, यानी टाइम पीरियड, ये टेंशन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, व्हाट एडजस्टमेंट्स वुड यू मेक फॉर ट्यूनिंग अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर इट टू एमिट अ नोट ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। हम टेंशन को भी हमने देखा पीछे से कैसे रिलेटेड होती है। आप इस तरह के स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो गिटार हो, सितार हो, उन सब में, पियानो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उन सब में क्या कर सकते हैं? टेंशन को वेरी करा दीजिए। आप टेंशन बढ़ा देंगे अगर आप, तो वो क्या हो जाएगी? गिटार में भी यही होता है। तो टेंशन को अगर आप बढ़ा देते हैं तो आप यहाँ पे जो डिजायर्ड नोट आप चाहते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि लोग उसमें जो है वो अपने हिसाब से टेंशन को बढ़ाते घटाते रहते हैं। जो लोग इस तरह के म्यूजिशियन वगैरह होते हैं जो बजा रहे हैं, उसको अलग अलग तरह का नोट प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम बिलो इन फिगर क्या दिखा रहा है? 3 वेज इन विच द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन वाइब्रेट, ठीक है। देखते हैं डायग्राम को 3 तरीके से। विच ऑफ द डायग्राम शोज द प्रिंसिपल नोट, ठीक है। प्रिंसिपल नोट कौन सा डायग्राम दिखा रहा है? Which vibration has the frequency 4 times that of the first? Which vibration is the longest of wavelength? चलिए इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ऐसे समझिए। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है? Which diagram shows the principal note, ठीक है। प्रिंसिपल नोट आपको दिख रहा है, पहले वाले को ही हम प्रिंसिपल नोट कहेंगे, फर्स्ट। दूसरा क्या है? Which vibrations हैज फ्रीक्वेंसी 4 times that of the first? आपको थर्ड वाला क्लियर दिख रहा है कि उसमें 4 times है पहले का। What is the ratio of frequency of vibrations विच सी वाला क्वेश्चन मिस हो गया हम लोगों से। विच वाइब्रेशन इज ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे पहले वाले की। वेवलेंथ में सबसे कम होगी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले वाले की आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। डी ऑफ क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन डायग्राम फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट एंड सेकंड में रेशियो कैसा है? 1:2 का रेशियो है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। ये देखिए दिया हुआ अभी सोल्यूशन आपको 1:2 फ्रीक्वेंसी आ रही है आपकी, ठीक है। और आपका जो डायग्राम सबसे पहले प्रिंसिपल नोट कौन सा है? पहला वाला जो डायग्राम है वही प्रिंसिपल नोट दिखा रहा है आपको 4 टाइम्स। सारी चीजें हमने देख ली, आसान था क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन व्हाई स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर प्रोवाइडेड ऑन अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अलग अलग थिकनेस क्यों होती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी थिकनेस आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप थिकनेस को वेरी करा सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड मिलेगी, ठीक है। क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशंस की है स्ट्रेच स्ट्रिंग के यूनिवर्सली रिलेटेड होती है, ये हम अब तक देखते आ रहे हैं, ठीक है। और रेडियस के भी इनवर्सली रिलेटेड होती है स्ट्रिंग की, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे थिकनेस की बात हो रही थी, हम लोग लेंथ को गलत समझ बैठे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे थिकनेस की बात हो रही है, तो थिकनेस में रेडियस आ गई ना, कम रेडियस। भाई वो जो स्ट्रिंग है वो आपकी सिलेंड्रिकल शेप में है, और सिलेंड्रिकल शेप में क्या मैटर कर रहा है फिर वहाँ पे? अगर थिकनेस कम ज़्यादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेडियस को कम ज़्यादा होना पड़ रहा है। तो रेडियस का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन आपको पता होना चाहिए। वो दोनों का रिलेशन भी इनवर्सली रिलेटेड होते हैं दोनों। हाँ रेडियस है तो स्क्वायर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अ ब्लेड फिक्स्ड एट वन एंड इज मेड टू वाइब्रेट बाय प्रेसिंग इट्स अदर एंड एंड देन रिलीजिंग इट। स्टेट वन वे इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द ब्लेड कैन बी लोवर्ड। कम कैसे कर सकते हैं? अब देखिए ध्यान से, ये रिलेशन पता होते हैं तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसान है। अगर आप लेंथ ब्लेड की बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाएंगे आप? कि थोड़ा सा वेट आप रख दीजिए उसके ऊपर, ठीक है, ब्लेड के ऊपर फ्री एंड पे, जो ब्लेड का फ्री एंड है, यानी एक साइड पे तो वो फिक्स है लेकिन एक एंड तो उसका फ्री है। ये मान लीजिए ब्लेड है, उसको आपने एक एंड पे फिक्स कर दिया ये वाला, लेकिन ये वाला फ्री एंड है। तो अगर आप लेंथ जो है, अगर उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं ब्लेड की, कैसे? उस पर आप थोड़ा सा वेट, आप इसमें छोटा सा वेट रख दीजिए ब्लेड के ऊपर, फ्री एंड के ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी, अगर आप लेंथ ऐसे बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। तो सॉरी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी क्योंकि वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, लेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। तो बहुत आसान था, आसानी से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ डज द मीडियम अफेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी। देखिए मीडियम से कैसे डिपेंड करते हैं। सराउंडिंग मीडियम्स रेजिस्टेंस ऑफर करता है, हम सब जानते हैं मोशन में, तो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती चली जाती है, जो डैम्पिंग में आपने पढ़ाई है, तो वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। डैम्पिंग कहते हैं इसको, है जो सराउंडिंग के हिंड्रेंस की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपने जिस फ्रीक्वेंसी पे पहले वाइब्रेट किया तो वो लगातार एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते 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 डाई आउट हो जाएगा साउंड धीरे धीरे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? What are the damped vibration? अभी हमने डिस्कस किया। How do they differ from free vibrations? Give one example of each, ठीक है। क्या क्या होते हैं? damped vibrations periodic vibrations होते हैं, ठीक है, आपको पता है। अब वो धीरे धीरे उनके अंदर damped vibration में होता क्या है कि वो लगातार डिक्रीज करेंगे। कुछ इस तरह का फिगर आपका बन के आएगा, ये देखिए, ये लगातार एवर डिक्रीजिंग है, मतलब इस तरह से लगातार एक सर्टेन रेट से डिक्रीज करते चले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं डैम्पिंग। ये देखिए डिक्रीज हो रहे हैं, ये देखिए एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन है आपका एयर फ्रिक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है आपके चारों तरफ, क्लियर है। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, स्लिम ब्रांच ऑफ ट्री, जैसे ट्री है, ट्री की एक ब्रांच को आपने यहाँ से फिक्स है, ऐसे आपने इसको वाइब्रेट करा के ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपने वाइब्रेट करा के छोड़ा, तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद वाइब्रेट करते 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 अपने आप धीरे धीरे रुक जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि वाइब्रेट करती रहेगी, लेकिन यही चीज़ वैक्यूम में होती, बिना किसी एक्सटर्नल वाइब्रेशन, एक्सटर्नल फोर्स के अगर आपने इसको वाइब्रेट कराया होता, कोई और ऑब्स्ट्रक्शन ना होता, तो ये रुकता नहीं है। जिस फ्रीक्वेंसी पे पहला वाइब्रेशन हुआ था उसी फ्रीक्वेंसी पे सारे वाइब्रेशंस होते हैं, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता। क्वेश्चन नंबर 15, द डायग्राम इन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये देखिए डायग्राम क्या दिखा रहा है हमें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखा रहा है। पूछ क्या रहे हैं? नेम द काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। डैम्प्ड वाइब्रेशंस हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ सच वाइब्रेशंस, ठीक है, अभी आपने ट्री वाला एग्जांपल दिया ही है। व्हाई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ग्रेजुअली डिक्रीजिंग? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी आफ्टर सम टाइम, ठीक है, यही है, आफ्टर सम टाइम क्या होने लगेगा भाई? डिक्रीज करने लगेंगे रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। एनर्जी वाइब्रेटिंग बॉडी की जो एनर्जी है वो डिसिपेट होने लगेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से वो डाई आउट हो जाएंगे, क्लियर है। तो आफ्टर सम टाइम वाइब्रेशंस रुक जाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद वाइब्रेशंस क्या होंगे? रुक जाएंगे, ग्रेजुअली डिक्रीज करते करते रुक जाएंगे वो। आगे चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। A tuning fork is set into vibrations in air. Name the kind of vibrations it executes. ठीक है, किस तरह के vibrations execute करती है ट्यूनिंग फॉर्क? बहुत आसान है, देखिए ट्यूनिंग फॉर्क डैम्प्ड vibrations करेगी। अगर आप एयर की बात कर रहे हैं तो एयर में कोई भी वाइब्रेट करेगा वो डैम्प्ड वाइब्रेशन ही होंगे, ठीक है। अगर आप अनलेस कि आप एक लगातार उसके ऊपर फोर्स लगाते चले जा रहे हैं जो वाइब्रेशंस करा रहा है, वो फिर फोर्स्ड वाइब्रेशन हो जाएंगे वो। ड्रॉ अ स्केच शोइंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग डैम्प्ड वाइब्रेशन अगेंस्ट द टाइम। बहुत आसान है फिगर, ठीक है, देख लीजिए, यही फिगर है, यही आपको बनाना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the forced vibrations? Give one example to illustrate your answer. Forced vibration क्या होंगे? देखिए ऐसे vibrations जिसमें आपने, जैसे हमने बताया ना कि आपने किसी बॉडी को वाइब्रेट करा के छोड़ दिया, अब वो जैसे ट्री वाला एग्जांपल था, ट्री को आपने फोर्स लगा के इनिशियली वाइब्रेट करा के छोड़ दिया, अब वो वाइब्रेशन होते 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 रुकने लगेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो रुकें तो फिर आपको जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल हिंड्रेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसको ओवरकम करने के लिए लगातार इसके ऊपर फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, ठीक है, जो उसको वाइब्रेट करा है वो वाला फोर्स, ठीक है। तो वो फोर्स
उस फोर्स के अंडर में जब ये वाइब्रेट करेगा तो उसमें दिक्कत ये होती है कि फिर अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करेगा, फिर जो फोर्स उसको फ्रीक्वेंसी देगा उसी फ्रीक्वेंसी से वो मजबूर हो जाएगा वाइब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस वो होंगे जिसमें बॉडी किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट करती है, ठीक है। जब कोई आर्टिस्ट गिटार बजा रहा है तो वो फोर्स कर रहा है स्ट्रिंग्स को गिटार की कि आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें, ठीक है। तो ये होते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करता है वो, ठीक है। इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ चुके हैं थ्योरी में। On keeping the stem of a vibrating tuning fork on the surface of a table, the loud sound is heard. रीजन क्या है, लाउड साउंड कब सुनाई देगा? देखिए, लाउड साउंड के लिए एम्पलीट्यूड बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, और एम्पलीट्यूड बड़े बड़े तब होंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप ट्यूनिंग फॉर्क किसी पे मारते हैं तो फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, नो डाउट। लेकिन फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए तो लाउड साउंड हमको तब सुनाई देता है कि अगर आपने मान लीजिए जो फोर्स लगाया टेबल के ऊपर, ठीक है, तो ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर अगर आपने इस ट्यूनिंग फॉर्क को हिट किया, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क को हिट किया, तो ट्यूनिंग फॉर्क ने मान लेते हैं 20 इनिशियली जो आपके वाइब्रेशंस हुए उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 20 हर्ट्ज थी। अब इत्तेफाक से या कोइंसिडेंटली जो आपकी टेबल है, टेबल के जो मतलब पार्टिकल्स हैं उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी 20 हर्ट्ज है। अब अगर फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो फिर यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि फिर जो आपकी टेबल है, पहले क्या था, मान लीजिए आप टेबल को आपने फोर्स्ड वाइब्रेशन दिए और उस टाइम पे जो इसकी फोर्स्ड वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 10 हर्ट्ज सपोज करिए। अब वो जो टेबल है वो 10 हर्ट्ज से वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा, जो कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा है, तो वो बहुत मतलब डल तरीके से और ना चाहते हुए वाइब्रेट कर रहा मजबूरी में, ठीक है, फोर्स में। तो वाइब्रेशन जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत छोटे छोटे बनते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड है वो बहुत लाउड नहीं मिलेगा आपको। लेकिन गलती से अगर मान लीजिए गलती से या कोइंसिडेंटली आपकी जो फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो वही हो जाती है जो जिस बॉडी को आप वाइब्रेट करा रहे हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, ऐसी कंडीशन में वो बहुत खुशी खुशी वाइब्रेट करती है। इसी फिनोमिना को रेजोनेंस कहा जाता है, ठीक है। इसी फिनोमिना को बोला जाता है रेजोनेंस, कि जब फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, अब बॉडी बहुत खुशी खुशी वाइब्रेट करी, यानी पहले से ज्यादा डबल एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई और मैच करने के बाद दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये पढ़ेंगे आप लोग 11th में, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बहुत बड़े बड़े एम्पलीट्यूड बनते हैं, जिससे कि साउंड जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। आपको पता है जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी अगर एम्पलीट्यूड 2 से बढ़ेगा ना तो लाउडनेस उसके स्क्वायर पे रिलेट कर रहा है, तो लाउडनेस 4 से बढ़ जाएगी सिंपली। तो काफी तेज आपको इसीलिए सुनाई देते हैं क्योंकि रेजोनेंस हो जाता है। और रेजोनेंस का मतलब भी हमने आपको समझाया कि फोर्स्ड वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, ठीक है। तो बॉडी बहुत तेज वाइब्रेट करती है इस खुशी में कि उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द नेचुरल एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। बहुत आसान है, देखिए फ्री वाइब्रेशंस जो होते हैं उसी को नेचुरल वाइब्रेशन बोलते हैं हम लोग। तो वो क्या होते हैं, बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होता है, यानी अगर ये मीन पोजीशन है तो बॉडी जितना ऊपर जा रही है उतना ही नीचे आएगी। इसका मतलब ये है कि पीरियोडिकली वाइब्रेट करती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहते हैं, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो गए। जबकि आपका जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है उनके अंदर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बॉडी क्या कर रही है भाई, उसमें लगातार डिक्रीज करते चले जाएंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड जो होंगे टाइम के साथ साथ, ठीक है। और काफी छोटे छोटे भी बनेंगे, फ्री के कंपैरिजन में काफी छोटे वाइब्रेशंस होंगे, तो सॉरी छोटे एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज मेंट बाय रेजोनेंस। अभी देखा हमने जब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से आप अगर आप फोर्स लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर तो जो फोर्स्ड वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए अगर बॉडी की, तो वो रेजोनेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, समझते हैं हम लोग ध्यान से। जैसे ए में क्या हुआ, आपने ए को वाइब्रेट कराया, अब ए वाइब्रेट कर रहा है, अब ए के वाइब्रेशंस यहाँ पे देखिए एयर के थ्रू यहाँ ट्रांसफर हो गए बी में, ठीक है, और बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गए, इसीलिए बी भी वाइब्रेट करने लगा। तो काफी लाउड आपको वाइब्रेशन सुनाई देंगे जैसे ही बी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विद एन इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड द बॉडी रेडिली बिगिंस टू वाइब्रेट
ठीक है, बहुत अच्छे से वाइब्रेट करने लगती है, फिनोमेना रेजोनेंस कहलाता है। स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन है, यानी फोर्स्ड वाइब्रेशन का ही स्पेशल केस है। यहाँ भी फोर्स्ड वाइब्रेशन आप लगा रहे हैं, लेकिन कोइंसिडेंटली वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच कर जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से बहुत लाउड साउंड सुनाई दे रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे दो आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क आपके लिए ली गई हैं, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी है दोनों की, तो इसीलिए एक जब वाइब्रेट करेगा उसी की फ्रीक्वेंसी के बराबर दूसरा वाला भी है, तो जैसे ही वो उसको वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होने की वजह से रेजोनेंस हो जाएगा दोनों में, और मतलब मैच कर गई ना दोनों की फ्रीक्वेंसीज आपस में, तो उसकी वजह से लाउड साउंड आपको काफ़ी सुनाई देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। स्टेट द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस टू अकर। रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, रेजोनेंस के लिए अप्लाइड फोर्स जो है वो वाइब्रेशन, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उस पे जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, जो फोर्स आप लगा रहे हैं, सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि फोर्स आप जो लगा रहे हैं उस फोर्स से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेशंस की, वो एग्जैक्टली मैच कर जाए अगर बॉडी की फ्रीक्वेंसी से, तो ही रेजोनेंस का फिनोमेना होगा। बस यही एक कंडीशन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, पता है हम लोग देख रहे हैं इतनी देर से। फोर्स्ड वाइब्रेशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू द, ठीक है, ये मैचेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैचेस नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द फोर्स्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेशंस। ठीक है, दो अलग अलग चीजें क्या है। देखो, फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फोर्स्ड वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होगा, रेजोनेंट वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड बड़े होंगे रेजोनेंस होने की वजह से। फोर्स्ड वाइब्रेशन जो होंगे वो फेज में नहीं होते, इन फेज नहीं होते हैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के। ठीक है, इन फेज नहीं होते हैं, जबकि जो इन फेज इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये इन फेज होते हैं क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, कहाँ, रेजोनेंस में। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से बॉडी के एम्पलीट्यूड मैच कर जाते हैं, सॉरी एम्पलीट्यूड काफी बड़े बड़े बनते हैं फ्रीक्वेंसी मैच करने की वजह से। यहाँ पे ये फेज में इन फेज नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से वो जो आपकी बॉडी है वो कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की तरफ से फ्रीक्वेंसी मिलती है उसी से वाइब्रेट करता है। ठीक है, मन से वाइब्रेट नहीं करता है, ऐसे अगर आप फील लेना चाहते हैं तो ऐसे समझिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई इज अ लाउड साउंड इज हर्ड एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में लाउड साउंड इसलिए सुनाई देता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, और अच्छे से समझना है तो वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मीडियम में आती है उसकी वजह से। ठीक है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई दोनों की मैच करने की वजह से, तो एनर्जी डबल हो गई एक तरह से, समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 26, फिगर शोज टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी माउंटेड ऑन टू सेपरेट साउंड बॉक्सेज विद देयर ओन ओपन एंड्स facing each other. The fork A is set into vibration. Describe your observation. State the principle illustrated by this experiment. बहुत आसान है, अभी हम पीछे देख चुके हैं इसको। ठीक है, क्या होगा इसमें, आप आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस होने वाला है। क्यों रेजोनेंस होने वाला है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, बस खाली आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए पूरा आपको समझाया गया, एक मॉडल आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप आसानी से पढ़िए। और डिस्क्रिप्शन में ये पूरे का नोट्स, ये जो सोल्यूशन है पूरा, इसका PDF आपको, सेशन का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको देखिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं आपको, तो आपको आंसर राइटिंग आप लोगों की काफ़ी वीक हो चुकी है, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से मल्टीपल चॉइस यही सब चल रहा था सेमेस्टर 1 में। तो ये इसको देख लीजिएगा एक बार, आसान है लिखना, आसानी से आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो क्या हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा फिगर। अब देखिए यहाँ क्या होगा, सिंस ए और डी की लेंथ सेम है जो ये बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों की पेंडुलम की लेंथ इक्वल है। लेंथ इक्वल होने की वजह से क्या होगा, जब ये वाइब्रेट करेंगे, इनिशियली जब ए वाइब्रेट करेगा तो बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, लेकिन दोनों की ये जो ए है वो डी के बराबर फ्रीक्वेंसी एक्वायर कर लेगा, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। एनर्जी का इनके बीच एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा, ये इन फेज वाइब्रेशन करेंगे, दोनों एक फेज में रहेंगे जब वाइब्रेट कर रहे होंगे, इन फेज। अच्छा, इन फेज में होता यह है कि जब एनर्जी कैसे इन दोनों के बीच में आपस में, इन फेज का मतलब ये होता है कि दो पेंडुलम ऐसे वाइब्रेट कर रहे हों कि उनके बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लागू होने लग जाए। उसका मतलब ये है कि अगर ए जाएगा एक्सट्रीम पे, तो ए जब एक्सट्रीम पे जाएगा तो एक्सट्रीम पे आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि हाइट ज्यादा हो जाती है। तो जब ए की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो डी की काइनेटिक मैक्सिमम होगी उस टाइम पे। दोनों की एक टाइम पे पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो सकती, तो इसका मतलब डी के कहां पे रहेगा, डी रहेगा आपका मीन पे।
ठीक है, इसकी काइनेटिक मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल यहाँ पे 0 होगी। तो डी मीन पे रहेगा, जब डी एक्सट्रीम पे जाएगा तो ए मीन पे आ जाएगा, तो दोनों के बीच एनर्जी एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके बारे में आप यही चीज लिखेंगे, ए और डी के बीच, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा और दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी एक्वायर कर लेंगे। क्लियर है? बाकी जो बी और सी हैं ये दोनों फोर्स्ड वाइब्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको जब आंसर आप लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं उसको जो है वो आपके लिए रीड कर देता हूँ। देखिए लिखा है कि एक्सचेंज हो जाएगी, एनर्जी एक्सचेंज होगा, ठीक है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज मतलब दोनों की सेम है, तो एम्पलीट्यूड जो होंगे इनके काफ़ी बढ़ जाएंगे उसकी वजह से। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से तो एम्पलीट्यूड बढ़ेंगे नहीं। जब ए हाई एनर्जी पे होगा तो जो आपका डी है वो डिक्रीज करेगा, एम्पलीट्यूड उसका कम कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो जब एक मैक्सिमम होगा दूसरा मिनिमम होगा, भी हमने बताया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस करेगा दोनों के बीच में। बाकी दोनों जो हैं बी और सी, वो दोनों क्या करेंगे, अपने फोर्स्ड वाइब्रेशंस करेंगे, उनके अंदर वाइब्रेशंस फोर्स्ड वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, अब पेंडुलम डी के बारे में एक बात याद रखिएगा कि वो स्टेट ऑफ रेजोनेंस पे आएगा, जबकि बी और सी स्टेट ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन पे ही रहेंगे। ठीक है, वो ए और डी मतलब डी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से वहाँ उनके बीच में रेजोनेंस टेक प्लेस कर सकता है, जबकि बी और सी पे ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों हमेशा फोर्स्ड वाइब्रेशन में ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। Vibrating tuning fork held over an air column of a given length with its one end closed produces a long audible sound. Name the phenomena responsible. बहुत आसान है, ठीक है, आप जानते हैं कि लाउड ऑडिबल साउंड के लिए कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस जो होंगे एयर कॉलम में वो वाइब्रेटिंग जो ट्यूनिंग फॉक है उसकी वजह से आए हैं। तो लाउड साउंड कब मतलब आपको सुनाई देगा, एक सर्टेन लेंथ पे सुनाई देगा एयर कॉलम के। ठीक है, ये कब होता है, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की मैच कर जाएगी। ठीक है, जब कॉलम एयर कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी ट्यूनिंग फॉक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी एक पर्टिकुलर लेंथ पे, तो तब ये होगा फिनोमेना, वहां पे आपको लाउड साउंड सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इन फिगर ए बी सी डी, देखते हैं फिगर देख लेते हैं पहले। हाँ, ये देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पे, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशंस। इन सबकी लेंथ अलग अलग दे रखी है आपको, ये मुझे फिगर बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, सबकी लेंथ आपको दे रखी है। देखिए ए की लेंथ है आपकी, हाइट्स दे रखी है वाटर कॉलम की, यानी ये 12 है, ये 14 है, ठीक है, ये 16 है और ये आपको दे रखी है 20। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशंस विद द ट्यूब ए बी एंड सी व्हेन द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक। ठीक है, इसके पास लाया गया वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को। ठीक है, यहाँ से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे भी यही किया गया सबके साथ। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्वेशन देना है, गिव द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ दीज ट्यूब्स, गिव द रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशंस इन ईच ट्यूब, स्टेट द प्रिंसिपल इलस्ट्रेटेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और उसके बीच में जो रिलेशन होता है आपका लाउड मतलब एयर कॉलम के बीच में, वो इनवर्स रिलेशन होता है। अब देखिए एयर कॉलम सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी का साउंड आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती चली जाएगी क्योंकि एयर कॉलम डिक्रीज कर रहा है सबके अंदर, एयर कॉलम आपका डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। क्लियर है? तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो ए और सी पे कोई लाउड साउंड सुनाई नहीं देगा। रीजन क्या है, क्योंकि ए और सी में क्या रीजन है, आपका बी में लाउड साउंड सुनाई देगा आपको। अच्छा, उसका क्या रीजन है, बी में लाउड साउंड क्यों सुनाई देगा भाई? सबसे पहले पूछ रहे थे डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन विद द ट्यूब ए बी सी व्हेन द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक इज प्लेस्ड ओवर द, उसका रीजन है आपने पढ़ा है कि जो ये क्या है, ये ओपन आपका सॉरी क्लोज्ड एयर ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव कर रहा है ना। ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ा आपने, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पढ़ा, तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एयर कॉलम से फ्रीक्वेंसीज कैसी बन के आ रही हैं आपके सामने। यहाँ पे जो एयर कॉलम है ये 12 था, तो ये 12 है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, टोटल 20 है हाइट सबकी, तो यहाँ 6 है।
ठीक है। और कितना है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा आपका ये 14 है, सॉरी 6 नहीं 8 होगा, ये 6 होगा, ठीक है। ये है आपका 16, तो ये हो गया 4, और ये कितना होगा आपका 18 है, तो ये बचा 2। अब अगर आप इनका रेशियो लें सबका, तो रेशियो किस रेशियो में आ रहे हैं, कौन कौन है जो ऑड रेशियो दिखा रहा है, कौन कौन है जो इवन रेशियो दिखा रहा है। तो देखिए इनके बीच में बी और डी के बीच में ऑड है रेशियो बन रहा है, देखिए 2:6, ठीक है, या 6:2 या मतलब 3:1। तो ये आपको ऑड रेशियो, ऑड नंबर में रेशियो आ रहा है। तो आपको पता है जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है उसमें जो रेजोनेंस आपको देखने को मिलता है वो ऑड में देखने में, ऑड नंबर ऑफ लेंथ में देखने को मिलता है, यानी एयर कॉलम की लेंथ ऑड मल्टीपल्स में जाएंगे तब आपको वहां पे रेजोनेंस मिलेगा। इसका मतलब आपको ए और सी में रेजोनेंस नहीं होने वाला है, ए और सी में कोई लाउड साउंड आपको नहीं सुनाई देगा, ठीक है, बी में सुनाई देगा, ठीक है, बी और डी बोल सकते थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन ट्यूब डी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। तो रेजोनेंस होगा, आपको पता है रेजोनेंस होगा और एयर कॉलम के साथ में, तो ट्यूब बी में भी होगा, ठीक है, क्योंकि वो वही रेशियो मैच कर रहा है दोनों का आपस में। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम भी सेम हो जाएगी उसकी तरह से, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी आपको सोल्यूशन में, देखिए 2 और यहाँ पे देखिए 6 है, क्लियर है। तो प्रिंसिपल कौन सा काम कर रहा है, रेजोनेंस का हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यही पूछ रहे थे, कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो सिंपल है, आपने ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ध्यान रखना है कि लेंथ ऑड मल्टीपल्स में जो है वो रेजोनेंस देती है, ठीक है, 1, 3, 5, 7 ऐसे, ठीक है। जबकि जो ओपन ऑर्गन पाइप होते हैं उसमें आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स में चलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, सिंपल, ठीक है। When troops crosses a suspension bridge, the soldiers are asked to break their step. Why? Resonance की वजह से। अगर soldiers मतलब एक ही पीरियोडिक फोर्स, मतलब सबका अगर सेपरेट पीरियोडिक फोर्स होगा तो वो अगर सेम फेज में हो गए तो ब्रिज जो होगा, ब्रिज क्या है, ब्रिज फोर्स्ड वाइब्रेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। यानी अगर सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं स्टेप्स में और ऑल द सेपरेट पीरियोडिक फोर्सेस अलग अलग, सब सारे अपने अलग अलग लगा रहे हैं, तो वो सब क्या होंगे, एक फेज में आ जाएंगे। एक फेज में आ जाएंगे तो वहां पे जो एक पर्टिकुलर फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज की मैच कर गई इस फोर्स वाइब्रेशन से, तो फिर उसकी वजह से रेजोनेंस होगा और ब्रिज बहुत तेज तेज वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, लार्ज एम्पलीट्यूड होंगे सस्पेंशन ब्रिज के, और वो क्रम्बल कर सकता है, ठीक है। हालांकि ऐसा तभी होगा, ब्रिज तभी टूटेगा जब बहुत पुराना हो चुका हो, ब्रिज कमजोर हो, नए ब्रिज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो चुका है, स्पेन या फ्रांस में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए उनसे कहा जाता है कि आप अपना जो है वो एक साथ वहाँ पे मार्च ना करें, मतलब वहाँ पे नॉर्मल तरीके से वॉक करते हुए निकलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, वाई आर द स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार प्रोवाइडेड विद अ हॉलो साउंड बॉक्स, ठीक है। देखिए हॉलो साउंड बॉक्स में क्या होगा, उसका एरिया अंदर ज्यादा होगा। साउंड बॉक्स को इस तरह बनाया जाता है कि उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो वही होनी चाहिए एज दैट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच्ड, जो स्ट्रिंग उसमें लगी हुई है स्ट्रेच स्ट्रिंग उनके बराबर। तो जब स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट कराया जाए तो एयर कॉलम जो अंदर भरी होती है साउंड बॉक्स के अंदर, वो क्या होगी, फोर्स्ड वाइब्रेशन इनिशियली स्टार्ट होंगे उसमें। तो साउंड बॉक्स में बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, अंदर होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एरिया काफी ज्यादा होता है, तो काफी ज्यादा एरिया है उसके अंदर, तो फ्रीक्वेंसी आप जिस फ्रीक्वेंसी से आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराएंगे उसी फ्रीक्वेंसी पे उसके अंदर की एयर वाइब्रेट करेगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी और वहां पे रेजोनेंस होने की वजह से बहुत तेज आपको आवाज सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, देखिए, हाउ डू यू ट्यून योर रेडियो सेट टू अ पर्टिकुलर स्टेशन, नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व इन डूइंग सो एंड डिफाइन इट। रेजोनेंस, ठीक है, वन वर्ड में आप बोल सकते हैं, समझ लीजिए इसको। रेडियो रिसीवर को अगर आप ट्यून करना चाहते हैं तो हमको जो वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, जो उसमें बनी होती हैं ऊपर वाइब्रेशंस में, तो उन्हीं को खाली हमें वहां पे ले जाना होता है और वो पर्टिकुलर रेडियो वेव्स के साथ में ट्यून्ड हो जाती है। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं तो एनर्जी जो होती है सिग्नल्स की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के, वो रिसीव हो जाती है इनकमिंग वेव से, रेजोनेंस की वजह से। तो सिग्नल जो रिसीव हो रहा है उसको फिर एम्पलीफाई किया जाता है रिसीवर सेट में, जो रिसीवर सेट है आपका। तो ये फिनोमेना रेजोनेंस है, ठीक है, ये स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन है। तो जब फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की, अप्लाइड फोर्स की, वो बॉडी की फ्रीक्वेंसी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो फिर बॉडी जो होती है वो क्विकली बिगिंस टू वाइब्रेट विद एन इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये फिनोमेना आपका रेजोनेंस कहलाता है, जानते हैं आप अच्छे से। अब हम लोग 7C जो आपकी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखते हैं कि 7C में काफी रिड्यूस पोर्शन भी है, तो हमने सिर्फ वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आ रहे हैं, रिड्यूस क्वेश्चन को हटा दिया गया है।
तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है म्यूजिकल साउंड की, जल्दी देख लेते हैं, बहुत आसान है, आप सब जानते हैं। लाउडनेस, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। पिच या श्रिलनेस, साउंड कितना पतला है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और क्वालिटी और टिम्बर क्या होता है, जो साउंड वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड पे अगर बोलें, वेवलेंथ भी सेम हो, तो क्या होगा, तो भी क्या उन दोनों की आवाज में आप फर्क महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वो दोनों आपको दिख ना रहे हो और दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, सेम लाउडनेस है उनकी, पिच भी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी उन दोनों की आवाज में फर्क है। वो फर्क क्यों आ रहा है? वो फर्क ही क्वालिटी या टिम्बर कहलाता है। वो वेव फॉर्म अलग होने की वजह से आता है। यानी अगर उन दोनों के साउंड्स को आप ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों का अलग अलग आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड? ठीक है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, आपको पता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ठीक है, आपको पता है एम्पलीट्यूड है आंसर। हाउ इज लाउडनेस रिलेटेड टू द क्वांटिटी मेंशन इन द अबव? ठीक है, वो स्क्वायर के डायरेक्टली रिलेटेड होती है, ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डबल कर दिया जाए एम्पलीट्यूड को, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन इट्स लाउडनेस? आपको पता है स्क्वायर से रिलेटेड होती है, तो डबल करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी लाउडनेस, ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेव्स ऑफ द सेम पिच हैव एम्पलीट्यूड्स इन द रेशियो 1:3, एम्पलीट्यूड 1:3 में है, तो उनके लाउडनेस कैसी हो जाएगी? लाउडनेस हो जाएगी आपके स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, 1:9 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसीज कैसे हो जाएंगी? अब ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बराबर रहेंगे, फ्रीक्वेंसी हमेशा 1:1 पे डिपेंड रहेंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ डज द वेव पैटर्न ऑफ अ लाउड नोट डिफर फ्रॉम द सॉफ्ट नोट? तो देखिए ये वेव पैटर्न लाउड में एम्पलीट्यूड बड़े बड़े बनेंगे, देखिए साइड में आपको दिख भी रहा है कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितने ज्यादा बन रहे हैं इसके, तो एम्पलीट्यूड बड़े होंगे उसके, सिंपल है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए हमने 20 से 6, 7, 8, 9, 10 हटा दिया क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में। स्टेट 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड हर्ड बाय अ लिसनर। तीन कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लाउडनेस एक तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली रिलेटेड होती है, ठीक है। लाउडनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, यानी जाहिर बात है कोई साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है, वो उससे आप डिस्टेंस जितनी बढ़ती चली जाएगी लाउडनेस कम होती चली जाती है। लाउडनेस सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। अभी हमने देखा था साउंड बॉक्स का सरफेस एरिया काफी ज्यादा अंदर बनाया जाता है, मतलब साउंड बॉक्स का एरिया भी अंदर ज्यादा रखा जाता है ताकि एयर ज्यादा भर सकें आप, तो वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। ऐसे भी समझिए, जैसे हम यहाँ पे एक ये बुक है, ठीक है, इतना बड़ा कोई हम बॉक्स ले लें और एक बॉक्स ऐसे हम बड़ा सरफेस एरिया जिसका ज्यादा हो, जैसे देखिए दोनों बुक्स हैं, दोनों का सरफेस एरिया अलग अलग है, ठीक है, तो दोनों पे अगर आप मारेंगे, यानी कोई छोटा आप सरफेस एरिया की बुक ले लेते हैं, जैसे छोटी बुक है, ऐसे समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है, इसका सरफेस एरिया देखिए कम है और इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है, ये बुक देख लीजिए आप, ठीक है, इन दोनों बुक्स में ये देखिए इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और उस पर आपका लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसीलिए आप टेबल पे हाथ मारिए, देखिए जितनी बड़ी टेबल है उतना बड़ा साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड हर्ड बाय अ लिसनर। अभी हमने पीछे देख लिया, आपको तब देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्टडी ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ बेल्स, लार्ज बेल्स प्रोवाइड लार्ज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इट इज एसेंशियल दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज लेस फॉर अ साउंड वेव टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑल्सो इट इज ऑब्जर्व दैट द थिकनेस ऑफ द बॉडी ऑफ बेल द क्वांटिटी ऑफ साउंड विल बी रिचर, ठीक है। थिकनेस पे भी डिपेंड कर रही है आपकी, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए आपने देखा होगा जो मंदिर में घंटे लगे होते हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, बड़े साइज में इसीलिए हैं क्योंकि आप जब उस पे अंदर घंटे को बजाएंगे तो वो काफ़ी बड़ा साउंड प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे लार्ज साउंड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 18, नेम एंड डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक which enables one to distinguish two sounds of same loudness but of different frequencies given by the same instrument। देखिए फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग है तो दोनों साउंड्स दो साउंड्स हैं, देखिए सेम लाउडनेस है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो पिच जो होती है यानी पतला कितना कौन सा साउंड कितना ज़्यादा पतला है कितना मोटा है उससे पता चलेगा आपको कि वो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वेव पैटर्न ऑफ हाई पिच नोट एंड लो पिच नोट। देख लीजिए बहुत आसान है। देखिए हाई पिच नोट में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होंगी। देखिए फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले साउंड में कितनी ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ वेव बन रही हैं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा बन रही हैं, नीचे नंबर ऑफ वेव्स कम बन रही हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स कम बन रही है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा बन रही है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई पिच, कम फ्रीक्वेंसी लो पिच। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज इट पॉसिबल टू डिटेक्ट द फिलिंग
ऑफ अ बॉटल अंडर अ वाटर टैप बाय हियरिंग द साउंड, हमें बताया आपको सिर्फ सुनने से ही हमें पता चल जाता है वो भी भरने वाला है। तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है वो एयर कॉलम के इन्वर्सली रिलेटेड है। एयर कॉलम कम होता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, वो पतला हो जा रहा है साउंड। तो साउंड के मोटा पतला होने से हमें पता चल जाता है कि अच्छा भी भरने वाली है, ठीक है। और डिपेंड कर रहा है एयर कॉलम पे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम पे। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ नोट्स गिवन बाय फ्लूट, गिटार एंड ट्रम्पेट आर रिस्पेक्टिवली 400 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज एंड 500 हर्ट्ज। विच वन ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट पिच। पिच किसकी होगी, पिच उसकी ज्यादा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच ज्यादा है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेज इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पिच बढ़ेगी। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज हाफ, आधा हो गया है, इफ इट्स इंटेंसिटी बिकम्स। अब देखिए इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, ध्यान से देखिए, 1/4 हो जाएगी इंटेंसिटी, ठीक है। एम्पलीट्यूड बढ़ने से जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, डबल 2 फोल्ड हो जाएगी, ऐसे अगर एम्पलीट्यूड को आधा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी फिर उसके डबल से हाफ होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, विच वाइब्रेशंस विल प्रोड्यूस लाउडर साउंड एंड वाई। देखिए लाउडर साउंड के लिए एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे देख लीजिए आपका ये एम्पलीट्यूड आर में कितना ज्यादा है, ठीक है। फिर बी में पूछ रहे हैं विच वाइब्रेशंस विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ मैक्सिमम श्रिलनेस। श्रिलनेस ज्यादा होने के लिए नंबर ऑफ वेव ज्यादा बननी चाहिए, वो कि पी में बन रही है आपकी, देखिए 1.5 वेव बन रही है, ठीक है। ये कंप्लीट वेव हो गई और ये एक आधी और, ठीक है। तो ये श्रिलनेस पी की ज्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ वेव ज्यादा बन रही, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ पी एंड आर। पी और आर की वेवलेंथ देखिए ध्यान से, वेवलेंथ सबसे ज्यादा आर की है, ठीक है, लेंथ वेव की सबसे ज्यादा आर की है, और पी में दोनों में रेशियो आपको निकालना है। तो अगर मान लीजिए इसको आप, इसकी वेवलेंथ को आप मान रहे हैं लैम्डा, ठीक है। अभी ये पूरी नहीं है वेव, ठीक है, स्ट्रिंग अगर एल है, मान लेते हैं इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है ये आधी वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, λ/2, ये एल के बराबर है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2l, ठीक है। यहाँ के निकाल लिया आपने, यहाँ आइए, यहाँ पे देखिए ये एक लैम्डा पूरा है क्योंकि एक वेव पूरी बन रही है, और एक आधा है तो λ/2, ये कितना हो गया, 3λ/2 इज इक्वल टू एल, लेंथ तो बराबर है स्ट्रिंग की सबकी, एल के बराबर होगी, तो लैम्डा कितना आ रहा है यहाँ से 2l/3। इन दोनों का रेशियो निकालना है हमको, तो लैम्डा यानी 2l/3 डिवाइडेड बाई 2l, ठीक है, 2l कैंसिल, यानी रेशियो आ गया 1/3, यानी 1:3 आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए 1:3 आ भी रहा है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नेम द कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल्स वन टू डिस्टिंग्विश द साउंड ऑफ टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इवन इफ दे आर ऑफ द सेम पिच एंड सेम लाउडनेस। सेम पिच और सेम लाउडनेस होने के बाद भी क्वालिटी या टिम्बर हमें फर्क बताती है, यानी वेव फॉर्म दोनों का अलग अलग बनेगा, ठीक है। ये देखिए दोनों अलग अलग वेव फॉर्म बन रहा है, दो साउंड्स हैं, दोनों सेम के हैं, दोनों का अलग अलग बन रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, हाउ डज द टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच प्रोड्यूसेस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिफर, ड्रॉ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट। देखिए दोनों का वेव फॉर्म अलग है, टेक्स्ट दोनों का जो वेव फॉर्म बन रहा है बिल्कुल अलग है, हालांकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको यहाँ पे, दोनों का लाउडनेस सेम है, एम्पलीट्यूड भी इसका मतलब सेम ही रहा होगा, ए एम्पलीट्यूड है दोनों का ही, बड़ा कर देते हैं। अब देखिए ये देखिए एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, नंबर ऑफ वेव्स यानी कि सेम बन रही है दोनों में, फिर भी देखिए दोनों का वेव फॉर्म अलग अलग बन रहा है। तो वेव फॉर्म अलग बन रहा है इसी वजह से जो उनकी क्वालिटी होती है या टिम्बर जिसको हम बोलते हैं वो अलग अलग है। देखिए एक साइन वेव है, दूसरा ट्राइंगुलर वेव बन रहा है, देखिए ये वाला साइन वेव है, ठीक है, ये साइन वेव आपका बन रहा है, और ये देखिए ये अजीब सा ट्राइंगुलर वेव बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 क्वेश्चन नंबर। टू आइडेंटिकल गिटार्स आर प्लेड बाय टू पर्सन्स टू गिव नोट्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच, विल दे डिफर इन द क्वालिटी, गिव रीजन। ठीक है, अब बताइए, सिंपल है कि क्वालिटी में वो डिफर करेंगे या नहीं, बिल्कुल उनके वेव फॉर्म अगर सिमिलर होंगे तो क्वालिटी में डिफर नहीं करेंगे, इसका मतलब उनकी सेम क्वालिटी होगी। तो इंस्ट्रूमेंट सेम है, गिटार्स दोनों आइडेंटिकल हैं, अब आइडेंटिकल गिटार्स हैं तो उनके वेव फॉर्म सेम होंगे, तो इसका मतलब उनकी जो क्वालिटी है टिम्बर है सेम आएगी। ठीक है, यहां क्या पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 27 में, टू म्यूजिकल नोट्स ऑफ द सेम पिच एंड सेम लाउडनेस आर प्लेड ऑन टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए अलग अलग है, वायलिन है और पियानो है, तो देयर वेव पैटर्न्स आर एज शोन इन द डायग्राम, एक्सप्लेन व्हाई द वेव पैटर्न आर डिफरेंट। वेव पैटर्न इसलिए डिफरेंट है क्योंकि क्वालिटी दोनों की अलग अलग हो गई, टिम्बर अलग अलग हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आंसर्स में देख लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में भी समझाया गया है आपको कि जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग सब्सिडियरी नोट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अ नोट प्लेड बाय वन इंस्ट्रूमेंट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सिडियरी नोट्स, यानी सब्सिडियरी नोट्स किसी में ज़्यादा हैं किसी में कम है, जबकि वही सेम नोट कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है तो वहाँ पे जो सब्सिडियरी नोट्स हैं वो मतलब अलग हैं, कम है। तो कम सब्सिडियरी नोट्स होंगे, एक में ज़्यादा हैं, सेम नोट है, नोट सेम है लेकिन सब्सिडियरी नोट्स में डिफरेंस है, तो इसकी वजह से वेव फॉर्म अलग बनते हैं। मतलब थोड़ा सा और डेप्थ में हम लोग चले गए, बाकी अब 11th में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तो सब्सिडियरी नोट्स वाला भी याद रखिएगा आप कॉन्सेप्ट। Which characteristics of sound makes it possible to recognize a person by his voice without seeing him? वही क्वालिटी टिम्बर की वजह से, बार बार बोल रहे हैं आपसे, वेव फॉर्म अलग हो जाता है क्वालिटी ऑफ टिम्बर की वजह से, सेम पिच सेम लाउडनेस होने के बावजूद भी अलग अलग लगती है। स्टेट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ द नोट, फ्रीक्वेंसी, द लाउडनेस ऑफ द साउंड, एम्पलीट्यूड, द क्वालिटी ऑफ द नोट, वेव फॉर्म, ठीक है। तीनों के आंसर बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड अफेक्टेड ड्यू टू अ लार्ज इन इट्स, एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे आप तो लाउडनेस बढ़ जाएगी, वेव फॉर्म अलग अलग होगा तो क्वालिटी अलग अलग हो जाएगी, इसका मतलब सेम पिच सेम लाउडनेस के बावजूद भी आपको अलग अलग साउंड सुनाई देगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो साउंड पतला हो जाएगा, श्रिल हो जाएगा, पिच हाई हो जाएगी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है 31, द स्केचेस, ठीक है, दे रखे हैं 4 स्केचेस बना रखे हैं, ऑल फॉर्म्स इन द सेम टाइम इंटरवल। पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं विच डायग्राम शोज अ नोट फ्रॉम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कौन सा नोट है। सेकंड, अ सॉफ्ट और फीबल नोट। थर्ड में बेस कौन दिखा रहा है, लोअर फ्रीक्वेंसी का नोट कौन है। बहुत आसान है, लोअर फ्रीक्वेंसी आप सबसे पहले बता दीजिए, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये लोअर फ्रीक्वेंसी का है। उसके बाद फिर क्या पूछ रहे थे हमसे, आपका नोट फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहला वाला है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल आराम से यहाँ पे देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो फिगर आपका फोर्थ वाला है, सॉरी पहला नहीं, फोर्थ वाला जो है आपका वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है। फिगर जो पहला है वो सॉफ्ट साउंड की तरफ इशारा कर रहा है, आपका फीबल साउंड है, बहुत सॉफ्ट है। और सेकंड तो अभी हमने देखा आपको कि सेकंड वाला जो है वो बेस को दिखा रहा है आपका, ठीक है। और क्या पूछ रहे थे हमसे, सेकंड इज अ बेस, और लास्ट में 3 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शोज द वेव पैटर्न ऑफ 3 साउंड्स ए बी एंड सी, नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज सेम बिटवीन ए बी एंड सी एंड ए। क्या कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ए और बी में क्या सेम लग रहा है आपको। ए और बी में एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड ही सेम लग रहे हैं, ए और बी में एम्पलीट्यूड ही सेम लग रहे हैं, बाकी आपका वेवलेंथ अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। बी और सी में क्या सेम लग रहा है, बी और सी में तो कुछ भी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं लग रही है। सी एंड ए में क्या सेम है, सी एंड ए में फ्रीक्वेंसी सेम है। देखिए 3 वेव वहाँ बन रही है, 3 वेव नहीं मतलब 1.5 वेव वहाँ बन रही है, 1.5 वेव वहाँ बन रही है। चलिए देख लेते हैं, ए एंड बी सेम एम्पलीट्यूड है, वेव फॉर्म भी सेम है दोनों का, ठीक है, तो लाउडनेस और क्वालिटी सेम होगी दोनों में, एम्पलीट्यूड सेम होने की। बी एंड सी में कुछ भी, नीदर एम्पलीट्यूड ना ही वेव फॉर्म सेम है ना ही एम्पलीट्यूड सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। जबकि तीसरे में देखा हमने कि फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, तो इसका मतलब पिच सेम होगी। वही सारी चीजें, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, अ माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू द वाई इनपुट of a CRO. 3 different sounds are made in turn in front of the microphone. Their traces A, B and C produces on the screen as shown in the figure. Which trace is due to the loudest sound? ठीक है, कौन सा ट्रेस लाउडेस्ट साउंड की वजह से कौन सा है, जिसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन रहे हैं, बी वाला आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, गिव द रीजन फॉर योर आंसर, एम्पलीट्यूड बड़े हैं। विच ट्रेस इज ड्यू टू द साउंड विद द लोवेस्ट पिच, सबसे कम पिच पहले वाले में, क्योंकि उसमें देखिए आप वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, पिच सबसे कम होगी। और क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन योर आंसर, वाई इज लोवेस्ट, ठीक है, तो लोवेस्ट इसीलिए है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। यहां पे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, इन वॉट रिस्पेक्ट डज द वेव पैटर्न ऑफ अ नॉइज एंड म्यूजिक डिफर। देखिए, ड्रॉ डायग्राम टू एक्सप्लेन योर आंसर, हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। वेव पैटर्न नॉइज का इरेगुलर होता है काफी ज्यादा, ठीक है, वाइल द वेव पैटर्न रेगुलर होता है म्यूजिक के अंदर। देखिए नीचे जो ब्लू से बना है वो कितना इरेगुलर है, कोई पैटर्न वहां पे आपको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ये फिगर से आप आसानी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे,
स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल नोट एंड अ नॉइस। ठीक है भाई, इरेगुलर होगा, रेगुलर होगा, म्यूजिक स्मूथ होगा, प्लेजेंट होगा सुनने में। साउंड लेवल भी लो होता है, 10 डेसिबल से 30 डेसिबल के अराउंड होगा, जबकि नॉइस हार्श होगा, ठीक है, डिस्कॉर्डेंट है, अनप्लेजेंट है सुनने में, और इसके साउंड लेवल भी हाई होंगे, 120 डेसिबल से भी आगे, पेनफुल हो। वो हमने सेलिना कंप्लीट कर लिया सोल्यूशन। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आप देख लीजिए, इसके बाहर से आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हम एक प्रीवियस ईयर का भी एक वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक जो आए हुए हैं इन टॉपिक्स से, जो आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 2 में आने वाले हैं, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बस आपको इसको एक बार देखना है, और इन जो सैंपल आंसर दिए हुए हैं इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है, तो बहुत लोगों के हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको आती हूँ, लेकिन आंसर राइटिंग आपकी सही ना होने की वजह से आपके मार्क्स कट जाएं बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी टाइम है आपके पास, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब टेस्ट दीजिए, आपके प्री बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा मौका है कि आप अपना जो भी टर्म 1 के आपके रिजल्ट्स थे उसको और बेटर कर पाएँ, या कम से कम मैच कर सकें टर्म 2 में। ऐसा ना हो कि टर्म 2 आपका टर्म 1 के साथ एवरेज करके और ओवरऑल आपका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम कर दे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।